गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कि सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे हम लेबोरेटरी में या कैसे हम इसे इंडस्ट्रियल में कैसे हम इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिपेयर करते हैं। जनरली जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड वाइडली यूज़ किया जाता है, चाहे वो आपका इंडस्ट्रीज़ में हो या लेबोरेटरी में हो, इसका वाइडली यूज होता है। और यही रीज़न है कि इसे किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है H2SO4 को? किंग ऑफ केमिकल, क्योंकि इसका वाइडली यूज है इंडस्ट्री लेवल पे भी और लेबोरेटरी लेवल पे भी। तो मोस्टली जो रिएजेंट या जिन चीज़ों में हम मोस्टली जब हम कोई प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं जैसे लेबोरेटरी में, तो हम H2SO4 का क्या करते हैं, ज़्यादातर यूज सबसे पहले हम H2SO4 का ही करते हैं। ऐसे इंडस्ट्री लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर में, यानी मोस्टली चीज़ों के मैन्युफैक्चर में H2SO4 का यूज किया जाता है। तो H2SO4 को हम प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं? तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम कैसे सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 को बनाएंगे, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सल्फर के कंपाउंड के बारे में यानी SO2 के बारे में पढ़ा था कि SO2 हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, SO2 की क्या केमिकल रिएक्शन होती है और साथ में इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे किसको, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 को। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सल्फर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड में। पहला है ये फर्स्ट प्रोसेस है इसका कि सल्फर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसको ढंग से देखना, ये आपका 3 स्टेप में चलेगा। सबसे पहले स्टेप पे क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं या फिर आयरन पायराइड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में क्या किया जाता है, इसको रिएक्ट करवाया जाता है। तो हम दोनों रिएक्शन लिखेंगे इसकी, सल्फर के साथ S8 + O2 टू गिव्स SO2। और दूसरी रिएक्शन आती है आपकी आयरन पायराइड के साथ। आयरन पायराइड हो गया आपका FeS2, ये देखो आयरन का ओर है प्लस O2, इसका नाम लिख रहा हूँ मैं आयरन पायराइड, PYRIT, आयरन पायराइड टू गिव्स, ये देगा आपको क्या देगा, SO2 + Fe2O3 या Fe3O4 भी दे सकता है। ठीक है, Fe2O3 भी ले सकते हैं आप, Fe2O4 भी ले सकते हैं। फेरिक ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे आपको मिल गई। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये आपका स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, सल्फर को कन्वर्ट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में। क्लियर? तो सल्फर को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में, या तो हम जो नेटिव सल्फर है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे ली जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिल जाती है। और या हम क्या करते हैं, आयरन पायराइड, तो मोस्टली इसका जो ओर है यानी सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर से ही हम H2SO4 का मोस्टली प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरा जो प्रोसेस आता है इसमें वो आता है कैटालाइटिक कन्वर्जन, ठीक है, या कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। अब हम सल्फर डाइऑक्साइड का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे। तो स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। स्टेप सेकंड, अब देखिए स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। सल्फर डाइऑक्साइड का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और किस में कर रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। तो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन यहाँ पे हम इसका करते हैं।
और कैसे करते हैं इसका कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन? ये देखो कैटालाइटिक यानी इसमें हम क्या लेंगे, कैटलिस्ट लेंगे। और कैटलिस्ट क्या लेते हैं हम इसमें, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। अब ध्यान दो जरा यहाँ पे, हाँ, SO2 प्लस O2, ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। क्या होती है, रिवर्सिबल, यानी ये रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर लॉ चलती है। अब देखो ये हमने लिया V2O5, यहाँ पे जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो किया जाता है 673 टू ये होता है आपका 723 केल्विन। और जो यहाँ पे प्रेशर मेंटेन किया जाता है, प्रेशर अबाउट 2 atm प्रेशर यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। समझ रहे हो बात को? सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जब हम इसका कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो 670, आपको 623 टू 723 भी मिलेगा, 673 टू 723 भी मिलेगा और 623 टू तो जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो अराउंड 500 टू 700 केल्विन के बीच में किया जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, या आप इसको 700 भी लिख सकते हैं, कई जगह आपको 700 भी ये लिखा हुआ मिलेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं किसमें, ये मिलता है हमें SO3। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर लॉ चलती है, ठीक है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को 673 टू 723 केल्विन के बीच में मेंटेन रखते हैं और कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो क्या रखते हैं, एक्सेस अमाउंट में रखते हैं। कंसंट्रेशन क्या है, अगर हाई कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, ये देखो ये आपके रिएक्टेंट है, तो हम क्या करते हैं इनका हाई कंसंट्रेशन अगर रखें और टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें अराउंड 700 केल्विन, तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा यील्ड मिलता है SO3 का, यानी SO3 हमें एक्सेस अमाउंट में मिलती है। ये रिएक्शन क्योंकि एक्सोथर्मिक नेचर की है तो यहाँ पे हमें हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे क्योंकि एक्सोथर्मिक नेचर की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक नेचर की है, तो यहाँ पे हीट अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या होती है, रिलीज होती है। और लगभग यहाँ पे जो डेल्टा H यानी हीट इंथैल्पी जो आपके आती है वो अराउंड -196.6 किलोजूल पर मोल आपकी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है अराउंड, ठीक है ना। तो इतनी एनर्जी आपकी यहाँ पे रिलीज होती है, समझ रहे बात को। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। अगर टेम्परेचर एक्सेस हो गया, समझ रहे बात को, टेम्परेचर क्या हो गया, अगर एक्सेस हो गया 673 टू 723 से अगर ऊपर, तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, बैकवर्ड एक्शन में आ जाती है। तो इसलिए हम टेम्परेचर को क्या रखते हैं, लो टेम्परेचर रखते हैं अराउंड दिस वन, ठीक है। इस टेम्परेचर को हम एक्सेस नहीं होने देते, जबकि ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक नेचर की है। तो हम टेम्परेचर को यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो ये रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर लॉ बैकवर्ड एक्शन में आ जाती है, यानी SO3 ब्रेक होना शुरू हो जाएगा किसमें, SO2 और O2 में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, इसको टेम्परेचर को मेंटेन। दूसरी चीज़ जो प्रेशर है, प्रेशर अराउंड, वैसे हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है लेकिन लगभग 2 atm प्रेशर पे ये रिएक्शन इजीली बहुत अच्छा, बहुत गुड यील्ड हमें यहाँ पे दे देती है। तो दूसरा स्टेप आपका क्या आता है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इंटू SO3। थर्ड आता आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये देखो SO3 का एब्जॉर्प्शन होगा, स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। अब किसके द्वारा होगा इसका एब्जॉर्प्शन, बाय 98% H2SO4। तो स्टेप थर्ड में क्या आएगा आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 बाय 98% H2SO4। अब ये जो SO3 है, SO3 को हम एब्जॉर्प्शन टावर में डालते हैं। ये SO3 एब्जॉर्प्शन टावर में जाती है जहाँ की 98% H2SO4 पहले से होता है, और ये इसके साथ क्या होती है, मिक्स होती है, और मिक्स होके क्या बनाती है, मिक्स होके ये ओलियम बनाती है। क्या बनाती है, ओलियम। और ओलियम को क्या कहा जाता है, ओलियम को कहा जाता है
फ्यूमिंग H2SO4। तो यहाँ पे फ्यूम बनती है H2SO4 प्लस SO3 की फ्यूम बनती है, जिसको क्या कहा जाता है, ओलियम। तो इस टावर में क्या होता है, इस टावर में जो SO3 होती है वो 98% H2SO4 के साथ एब्जॉर्ब होती है, और यहाँ पे हमें मिलता है H2S2O7, इसे कहा जाता है ओलियम। ओलियम, OLEUM, ओलियम। ठीक है बच्चों, और इसे कहा जाता है, ओलियम को इसे कहा जाता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, समझे? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे ओलियम की फ्यूम बनती है। और फिर क्या करते हैं हम अगले स्टेप में, H2S2O7 में हम क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं, और हमें कॉन्क H2SO4 यहाँ पे मिल जाता है। तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विद वाटर। क्या करेंगे हम स्टेप 4 में? स्टेप 4 में करेंगे हम डाइल्यूशन ऑफ ओलियम। किसके साथ करेंगे हम डाइल्यूशन ऑफ ओलियम? इसका डाइल्यूशन करेंगे हम बाय वाटर। तो 4th आएगा आपका डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विद वाटर। तो अब हम इसका डाइल्यूशन करेंगे। तो डाइल्यूशन कैसे करेंगे हम इसका, H2S2O7 प्लस H2O तो गिव्स, ये देगा हमें ट्वाइस ऑफ H2SO4। तो पूरी की पूरी ओलियम किस में कन्वर्ट हो जाती है, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी है, मैन्युफैक्चरिंग का ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी है। और किया क्या जाता है इसमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी सल्फर को SO2 में कन्वर्ट करते हैं। चाहे फेरस, चाहे हम आयरन पायराइड ले लें या चाहे हम नेटिव सल्फर ले लें, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ये सबसे पहला प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, SO2 मिलता है। दूसरे प्रोसेस में क्या करते हैं हम, SO2 को कन्वर्ट करते हैं SO3 में बाय कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। और कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन इसका किसके थ्रू होता है, इन प्रेजेंस ऑफ B2O5। टेम्परेचर हम यहाँ पे मेंटेन रखते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटेलिया लॉ चलती है। अगर टेम्परेचर हम ज़्यादा कर दें तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है, यानी जो SO3 है वो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो SO3 दोबारा किस में, SO2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तीसरी चीज़, जब हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और अगर हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाई है तो हमें बहुत अच्छा यील्ड मिलता है SO3 का, यानी SO3 हमें एक्सेस अमाउंट में मिलती है। जो प्रेशर है अकॉर्डिंग प्रेशर अराउंड 2 एटमॉस्फेयर यहाँ पे सेट किया जाता है, तो वहाँ पे हमें SO3 का गुड यील्ड मिलता है। इसके बाद SO3 हमें मिल जाता है, SO3 को हम एब्जॉर्प्शन टावर में डालते हैं और वहाँ पे हम 98% H2SO4 इसके साथ मिक्स करते हैं, तो SO3 कन्वर्ट हो जाती है ओलियम में। ओलियम यानी H2S2O7, और इसका क्या बनता है, फ्यूम बनता है, धुआं बनता है इसका। तो वो जो फ्यूम है, फ्यूम को क्या कहा जाता है, ओलियम, और इस फ्यूम को क्या कहा जाता है, फ्यूम। इस फ्यूम को फ्यूमिंग H2SO4 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, फ्यूमिंग H2SO4, यानी ओलियम का जो मिक्सचर है उसको फ्यूमिंग H2SO4 भी कहा जाता है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, ओलियम का डाइल्यूशन करते हैं, और जब हम ओलियम का डाइल्यूशन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, सल्फ्यूरिक एसिड, प्योर क्या मिलती है हमें, कॉन्क H2SO4 हमें यहाँ पे लगभग मिल जाती है। ठीक है, तो ये अराउंड 98-99% हमें प्योर कॉन्क H2SO4 हमें मिल जाती है। तो ये इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब देखेंगे हम इसकी प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब देखो इसकी एक दो प्रॉपर्टी बड़ी इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि इसी के कारण ये इसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। तो इसकी अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो प्रॉपर्टी में जो H2SO4 है ये कलरलेस होता है, सिरपी लिक्विड है, और इसको कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल।
क्या कहा जाता है इसे? ऑयल ऑफ विट्रियोल। प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हम दोनों लेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ये जो प्योर H2SO4 होता है वो क्या होता है? सिरपी लिक्विड होता है, सिरप की तरह होता है। जैसे सिरप होता है ना, गाढ़ा सा, विस्कस होता है। अरे ये क्यों विस्कस होता है वो अभी इसको डिस्कस करेंगे। इसकी विस्कोसिटी क्यों ज़्यादा होती है या क्यों विस्कस नेचर का होता है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, इसका कलर। ये कलरलेस होता है, लेकिन अगर इम्प्योर हो तो ये येलोइश कलर इम्पार्ट कर लेता है, ये येलो कलर का हो जाता है अगर ये इसमें कुछ इम्प्योरिटी आ गई। ठीक है। सिरपी टाइप होता है। सिरप आप जानते हैं, जैसे आप कप ड्रॉप वगैरह लेते हैं तो विस्कस नेचर होता है, गाढ़ा सा होता है। तो ऐसे H2SO4 भी होता है। दूसरा जो इसकी विस्कोसिटी होती है, इसकी विस्कोसिटी ये विस्कस नेचर का होता है और इसकी विस्कोसिटी होती है 1.85 ग्राम पर ml। कितनी होती है? 1.85 ग्राम पर ml इसकी ये विस्कोसिटी है। कौन से टेम्परेचर पे? एट 298 केल्विन पे। ठीक है, 298 केल्विन मैंने रूम टेम्परेचर, मीन्स रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है? हाईली विस्कस होता है। ठीक है। अब इसका जो विस्कस नेचर है वो क्यों है, ये इतना विस्कस क्यों है? ठीक है, तो इसका विस्कस, हर एक चीज़ और डिस्कस करेंगे हम इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, क्योंकि इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। एक तो हो गया इसका विस्कस नेचर और दूसरा उसका हो गया इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? हाई होते हैं। विस्कस नेचर का भी होता है, हाईली विस्कस होता है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि H2SO4 में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी H2SO4 के मॉलिक्यूल आपस में क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। इसीलिए H2SO4 विस्कस नेचर का होता है और साथ में इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? हाई होते हैं। तो H2SO4 का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 283.4 केल्विन, 283.4 केल्विन, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है अराउंड 590 केल्विन। अब देख लो, तो ये किसके कारण होता है? ये होता है उसके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि H2SO4 का नेचर विस्कस क्यों है, ये हाईली विस्कस क्यों है, और इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होते हैं जबकि लिक्विड है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे H2SO4 के मॉलिक्यूल के बीच में क्या बनती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अब देखो कैसे, H2SO4 अगर हमने S डबल बॉन्ड O और आपका O4 है, तो एक आ गया आपका ये OH और ये आ गया आपका OH। अभी देखो OH ये डाइबेसिक नेचर का भी होता है। किस नेचर का होता है? ये डाइबेसिक नेचर का होता है। तो क्यों? क्योंकि इसमें ये देखो 2 OH ग्रुप आ रहे हैं, तो OH ग्रुप कितने हैं इसमें? 2 है, तो ये क्या होगा? डाइबेसिक नेचर का होगा। ठीक है, अभी इसको भी पढ़ेंगे हम कि कैसे डाइबेसिक नेचर के कारण क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये देखो, अब ये एक मॉलिक्यूल है H2SO4 का। ठीक है, अब देखो ये जो ऑक्सीजन है इस पहले मॉलिक्यूल का, ये क्या करता है? दूसरे H2SO4 के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है H2SO4 का और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये इसके साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। अभी देखो OH, ये भी क्या करेगा? देखो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड O। ये डबल बॉन्ड क्या है? ये लोन पेयर है, सल्फर लोन पेयर दे रहा है इनको। तो जनरली हम इसको डबल बॉन्ड से दिखाते हैं। ये देखो ऐसे यहाँ भी होगा, ऐसे यहाँ भी होगा, अगले के साथ ये बनाएगा, ऐसे ये इधर भी बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है? ये देखिए यहाँ पे क्या हो रही है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। कौन सी बॉन्ड बन रही है यहाँ पे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं,
यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड तो इसमें है ही है, साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। विस्कस नेचर भी इसका इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हाई होने के कारण जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं और इसीलिए ये हाईली विस्कस नेचर का होता है। तो ये इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों इसके हाई होते हैं और क्यों इसका नेचर विस्कस नेचर है, ये हाईली विस्कस होता है। तो ये इस कारण होता है क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है H2SO4 के मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले लेंगे इसका एसिडिक नेचर। कौन सा नेचर लेंगे हम इसका, एसिडिक नेचर। देखो एसिडिक नेचर, अब ध्यान दो, जो H2SO4 होता है ये क्या होता है, डाइबेसिक होता है। क्या होता है, डाइबेसिक नेचर का होता है और ये एक्वस सॉल्यूशन में 2 स्टेप में आयनाइज होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि डाइबेसिक नेचर का है, ठीक है ना, हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि ये डाइबेसिक नेचर का है, तो ये हमें जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में ये 2 तरह के आयन बनाता है। देखो H2SO4 प्लस H2O एक्वस सॉल्यूशन हम इसका बना देते हैं। ये एक चीज़ और ध्यान रखना, शायद मैं ये बताना भूल गया आपको कि जो H2SO4 होता है इसकी वाटर एफिनिटी बहुत हाई होती है, यानी ये वाटर के साथ क्या करता है, इजीली वाटर में ये डिज़ोल्व हो जाता है। और जब ये वाटर में डिज़ोल्व होता है तो ये जो प्रोसेस होता है ये एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, यानी यहाँ पे लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। वो इसलिए होता है क्योंकि H2SO4 की वाटर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, यानी वाटर के साथ ये इजीली क्या कर लेता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। समझ रहे हो बात को, तो H2SO4 वाटर में बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है और ये एक्सोथर्मिक नेचर का प्रोसेस होता है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है। इसीलिए ध्यान रखना, जब कभी भी हम H2SO4 को डाइल्यूट करते हैं तो हमें कभी भी H2SO4 में वाटर ऐड नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो कि हमने H2SO4 लिया और वाटर ऐड कर दिया तो वहाँ पे क्या होगा, लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होगी और हो सकता है कि वो खोलने लग जाए, वो तुम्हारे बॉडी पे इफेक्ट कर दे, या हो सकता है जिसमें आप कर रहे हो सकता है उसमें ब्लास्टिंग हो जाए। तो कभी भी जब आप H2SO4 को डाइल्यूट करें तो H2SO4 में कभी भी वाटर को ऐड न करें, बल्कि क्या करेंगे, एसिड को हम ड्रॉप वाइज वाटर उसमें डालते हैं और साथ में स्टेयर करते हैं। तो एसिड में क्या डालते हैं हम, वाटर, न कि क्या कहा मैंने, हम क्या करेंगे, एसिड में वाटर में हम एसिड डालेंगे, सॉरी मैं गलत बोल गया, वाटर में हम क्या करेंगे, एसिड डालेंगे, न कि एसिड में वाटर। ठीक है, तो वाटर में हम ड्रॉप वाइज एसिड डालेंगे, साथ में उसे स्टेयर करते रहेंगे। अगर हम एसिड में वाटर डालेंगे तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होगी और उसमें ब्लास्टिंग हो जाएगी। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि H2SO4 हाईली क्या होता है, वाटर के साथ हाईली क्या होता है, यानी उसकी जो एफिनिटी है वाटर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, यानी वाटर के साथ इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। तो जब ये वाटर के साथ डिज़ोल्व होता है तो ये 2 तरह के आयन्स बनाता है। देखो एक तो बनाएगा ये H3O+, ये तो हाइड्रोनियम आयन आ गया, यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया, क्या बचा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन HSO4-। देखो एक हाइड्रोजन क्या आ गया, यहाँ आ गया, ये इसको बल्कि ऐसे नहीं दिखाते हम, इसको हम ऐसे दिखाएंगे। यह हाइड्रोजन क्या करेगा, इस वाटर के साथ आ जाएगा और क्या बनाएगा, H3O+ प्लस HSO4। ये क्या आ गया आपका, बाई सल्फेट। ठीक है, कौन सा आयन बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका बाइसल्फेट। ये देखो HSO4 बाइसल्फेट। फिर दोबारा क्या होता है, ये जो बाइसल्फेट है HSO4-, ये फिर वाटर के साथ
क्या करता है, आयनाइज होता है वाटर में, ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, ये सेम क्या बनाएगा H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन प्लस, यहाँ पे क्या बच जाएगा SO4 2 माइनस। अब ये देखो कौन सा बन रहा है, सल्फेट आयन, क्या बन रहा है, सल्फेट आयन। अब देखिए आप बना रहे हैं दो तरह के सॉल्ट, ठीक है। तो H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन में हमें दो तरह के सॉल्ट देता है, एक तो क्या देता है हमें बाइसल्फेट और दूसरा देता है हमें सल्फेट, ठीक है। तो ये दो स्टेप में क्या होता है, ये दो स्टेप में आयोनाइज्ड होता है। पहले स्टेप में ये बाइसल्फेट में आयोनाइज्ड होता है और दूसरे स्टेप में ये सल्फेट में आयोनाइज्ड होता है। इसीलिए ये क्या करता है, हमें दो तरह के सॉल्ट की सीरीज देता है, ठीक है। इसलिए हमें दो तरह के क्या देता है, सॉल्ट की सीरीज देता है। तो अगर हम इसे किसी एल्कली के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एल्कली के साथ ये हमें दो सॉल्ट की सीरीज देगा, एक देगा बाइसल्फेट और दूसरा देगा सल्फेट। तो एक रिएक्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे हम इसकी रिएक्शन कर ले, रिएक्शन विद एल्कली, किसके साथ कर ले हम इसकी रिएक्शन, रिएक्शन विद एल्कली, एल्कली ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब देखो कैसे दो तरह के सॉल्ट देगा ये, H2SO4 प्लस NaOH टू गिव्स क्या देगा, एक NaHSO4 प्लस क्या बच रहा है, H2O बच रहा है यहाँ पे, प्लस H2O। अब ये देखो HSO4 आ गया, बाइसल्फेट क्या नाम होगा इसका, सोडियम बाई सल्फेट दे दिया इसने, HSO4 बाइसल्फेट आयन, ठीक है। और दूसरे में क्या देगा ये, दूसरे में देगा ये, देखो दूसरे में डायरेक्ट हमें सल्फेट देगा, सेम रिएक्शन है, H2SO4 प्लस NaOH टू गिव्स, ये दे रहा हमें Na2SO4 प्लस H2O। तो अगर आप इसे बैलेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaOH हो जाएगा, आपकी रिएक्शन बैलेंस। अभी देखो SO4 दिया है यहाँ पे क्या दिया था, HSO4, यहाँ पे SO4, तो ये क्या हो गया आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो दो तरह की सीरीज दे रहा है। तो ये किस कारण होता है, ये इसकी वाटर में एफिनिटी के कारण ये होता है। तो ये एक्वा सॉल्यूशन में क्या करता है, दो तरह की सॉल्ट की सीरीज बनाता है, एक बनाता है बाइसल्फेट और दूसरी होती है इसकी सल्फेट। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। और पढ़ते रहिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। कॉन्टैक्ट प्रोसेस मोस्टली पूछा जाता है, ये कम से कम 3 नंबर में कम से कम आता है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको 1-2 बार आप अपनी कॉपी में भी लिखें, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय।